क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यहाँ बताया गया है जो वेद हैं, वेद 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद जो हैं उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई, ऋषियों द्वारा रचित माना गया है। और जो इसमें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता पुरुष हैं। भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। सूक्त होता है, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया। और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जो 3 मुख्य देवता बताए गए हैं, अग्नि, इंद्र व सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र जो हैं युद्ध के देवता हैं, और जो सोम है वो एक तरह का पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। फिर वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, और ये वैदिक प्रार्थनाओं को आचार्य द्वारा विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्य में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाया जाता था। और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी करी है। भाषा जैसे मैंने बताई थी, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी, जो अभी वर्तमान में जो संस्कृत है उससे थोड़ी भिन्न थी। और इसमें जो है आगे आएगा कि इसका जो ये ऋग्वेद है, वेद यानी सुने गए ये जो हैं, इनको छापने का काम बमुश्किल 200 वर्ष पहले ही हुआ है। और इसमें घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए नदियों की तुलना और घोड़ों और गायों से की गई है। और सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख बारंबार हुआ है। गंगा, यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार इसमें किया गया है। और मवेशियों और बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। बच्चों में खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए इसमें अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। फिर ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है, कश्मीर में ये पाई गई थी। फिर यह कि इतिहासकार और पुरातत्व वेदा में क्या अंतर है, जो मैंने बताया था जैसे चैप्टर 1 में, कि पुरातत्व वेदा भौतिक अवशेषों का अध्ययन करके इतिहास की जानकारी ज्ञात करते हैं। वहीं इतिहासकार भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं। ये ऋग्वेद की जो ये वेदों का जो छापने का काम है, जैसे मैंने बताया 200 वर्ष पहले ही हुआ है। उससे पहले इन्हें सिर्फ याद रखा जाता था, आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाया जाता था। फिर ये है एक भाषा परिवार क्या होता है। एक ही भाषाएं जिनकी स्टार्टिंग जो एक पुरानी भाषा से होती है, वो भाषाएं एक भाषा परिवार की कहलाती हैं। तो इसमें तरह तरह की बताई गई हैं। जैसे संस्कृत जो है वो भारत यूरोपियन जो है भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें जैसे बता रखा है संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी व संस्कृत। और एशिया भाषा जैसे फारसी, यूरोपियन भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इटावली, स्पेनिश आदि सभी भाषाएं भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। तो कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो इसके स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो उनकी लगभग वो सेम से साउंड करते हैं। जैसे संस्कृत में माँ को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है, और अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। तो इस तरीके से जो सिमिलैरिटी है ध्वनियों की, उस आधार पे हम बताते हैं कि ये भाषाएं एक ही भाषा परिवार का हिस्सा हैं, यानी वहाँ से अपभ्रंश होती हुई अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो गई। उसी तरीके से जो पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो भाषा बोली जाती है वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं होती हैं। और जो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं आती हैं। और झारखंड और मध्य भारत में जो बोलने वाली भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं, यानी उस भाषा परिवार की एक हिस्सा आती हैं। एक भाषा परिवार की क्यों होती हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो बड़ी सिमिलर उसमें होती हैं। फिर है कि ऋग्वेदिक काल में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जाती थी ऋग्वेदिक काल में, तो सबसे पहली बात जो ऋग्वेदिक काल का जो जीवन शैली है वो सबसे पहले तो ग्रामीण जीवन शैली है। जहाँ पे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो हड़प्पा सभ्यता के नगर पढ़े थे, वहाँ पे जो जीवन शैली थी वो नगरीय जीवन शैली थी, जिसका विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। अब हम ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो
3500 साल पहले का हम जो जीवन काल पढ़ रहे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के तो बाद का है, लेकिन जो जीवन शैली है वो वहाँ पे ग्रामीण जीवन शैली है। तो वहाँ पे जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो अच्छे चारागाह वाली ज़मीन हेतु, हम जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों के लिए ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, उपजाऊ ज़मीन के लिए, मवेशियों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, पानी के स्रोतों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध जो अधिकांशतः पुरुषों द्वारा लड़े जाते थे। युद्ध में जो धन का बंटवारा होता था उसमें कुछ भाग सरदार रख लेता था, कुछ भाग पुरोहित को दे दिया जाता था, आशीष आम लोगों को दे दिया जाता था, और कुछ हिस्सा जो धन का है वो यज्ञ करने के लिए भी रखा जाता था। यानी वो यज्ञ वो काफ़ी करते थे। ये अनुष्ठानों में उनका काफ़ी वो था, ध्यान था उनका। सरदार का चयन किस तरीके से करते थे? जो धन का बंटवारा करता होगा और युद्ध में जो उनका वो नायक रहता होगा, उस सरदार का चयन कैसे करते थे? तो सभाओं में लोग मिलकर युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे और बहादुर व कुशल योद्धा को सरदार का चयन कर लिया जाता था। यानी वो जो अपना जो कबीला होता था, अपने लोगों का, वो एक सरदार होता था। फिर इसमें बताया कि जो ये पुरुष हैं युद्ध में भाग लेते थे। यज्ञ में देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी। आहुति किस तरह की दी जाती? घी की, अनाज की और कभी कभी जानवरों की बलि देकर भी आहुति दी जाती थी। इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में जो है लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। यानी आपके बेसिकली काम के आधार पर आपका वर्गीकरण था। आप वंशानुगत नहीं था अभी तक। और इस यहाँ पर ऋग्वैदिक काल तक लोगों के दो वर्ग उभर कर आए, पुरोहित या ब्राह्मण और राजा। तो पुरोहित और ब्राह्मण जो थे वो तरह तरह की यज्ञ और अनुष्ठानों को संपादित करने वाले थे। जो राजा थे वो बाद के जो राजा थे उनकी तरह नहीं थे कि वो कोई महलों में रहते होंगे या कोई स्थायी सेना नहीं थी, आनुवांशिक नहीं थी। बहादुर कुशल योद्धा जो थे वही वो राजा होते थे, जो कि युद्धों में अपनी जो सेना है या अपने जो लोगों हैं उनका वो मतलब नायक होते थे। वहाँ पे वो उनके अग्रदूत होते थे, उसको वो गाइड करते थे कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है, किस तरीके से नहीं। तो दो ही वर्ग थे, पुरोहित वर्ग था और एक राजा था, यानी सरदार जो होता था। और वंशानुगत नहीं था कि भाई सरदार का बेटा सरदार ही बनेगा या पुरोहित का बेटा पुरोहित ही बनेगा। आपके काम के आधार पे आपका वर्ग चयन किया जाता था। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जन और वैश्य। ये दो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेद में विश्व जनों के नाम भी मिलते हैं, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन या विश। जनता के लिए जैसे आपने बताया काम में लिया जाता है। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले स्वयं को आर्य कहते थे और जो अन्य भाषा बोलते थे, इनकी पूजा पद्धति को नहीं मानते थे, यज्ञ इनका अनुष्ठान नहीं करते थे, इनको ये आर्य जो लोग हैं वो दास या दस्यु कहते थे। बाद में हालांकि कालांतर में ये अलग उसके लिए काम में लिया जाने लगा। कालांतर में दास का अर्थ गुलाम से लिया जाने लगा, अर्थात वे स्त्री पुरुष जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें मालिक की जायदाद मान लिया गया। पहले जो ऋग्वैदिक काल में दास और दस्यु वो था जो आर्य नहीं था, यानी वो अन्य भाषा बोलता, यज्ञ नहीं करता था। हालांकि कालांतर में इसका अर्थ काफ़ी बदल गया। वहीं बता रखा है जब भारतीय उपमहाद्वीप में इधर उत्तर पश्चिम का जो ये एरिया है, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया है, यहाँ पे जहाँ पर और गंगा घाटी के आसपास का एरिया, यहाँ पे जब ऋग्वैदिक काल हो रहा था 3500 साल पहले, उसी टाइम पे भारत में के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आप पूर्वोत्तर प्रदेशों में जाएं या दक्षिण भारत की तरफ जाएं, वहाँ पे अलग अलग सभ्यताओं का विकास हो रहा था। उसमें से ही एक सभ्यता थी जिसमें महापाषाण कब्रों की विशेषताएं पाई गई हैं। वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। महापाषाण कब्रें जो हैं उन्हें खामोश प्रहरी भी कहा गया है। इनकी शुरुआत 3000 साल पहले हुई। यह प्रथा दक्कन यानी जो विंध्य पर्वतमाला है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली वो वाला एरिया, दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो कब्र है उसके आगे बड़े बड़े पाषाणों से उसको सजाया जाता था, उसके चारों ओर रखे जाते थे, इसलिए इसे महापाषाण कब्रें कहा गया। इसमें शव दफनाने की जगह पर बड़े बड़े करीने से शिलाखंड लगाए जाते थे जो महापाषाण कहलाए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा का प्रारंभ बता रखा है, जैसे 3000 साल पहले हुआ।
कहाँ कहाँ थी? दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर होते थे तो कुछ जमीन के नीचे भी होते थे, और कई बार अकेला खड़ा हुआ एक पत्थर होता था जो ज़मीन के नीचे कब्रों को इंडिकेट करता था, कि कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ होता था जो बताता था कि इसके नीचे कोई कब्र है। इन कब्रों में क्या समानताएं हैं? तो इन कब्रों में लोहे के औजार बहुत मिले हैं। जहाँ तक हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जो महापाषाण कब्रें हैं यानी 3000 साल पहले की जो सभ्यता रही होगी, यहाँ पर लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे का ये प्रयोग करना जानते थे, तो लोहे के औजार और हथियार, कुल्हाड़ियाँ, कटार आदि जो कंकालों के साथ मिली हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, सामान, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं, यानी ये सब मृतकों के साथ दफनाया जाता था। और इस तरह की महापाषाण कब्रों में जो ताबूत शवाधान कहा जाता है, इसमें एक होल होता था, ये इस तरीके का, ये तो जो ये इस होल के द्वारा पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का एक रास्ता हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। ये महापाषाण कब्रें जो हैं ये दो इसमें साइट बता रखी हैं। तो ब्रह्मगिरी साइट है जो कर्नाटका में है, और आदिचनलूर है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। ये जो डायग्राम बता रखे हैं ये सब महापाषाण कब्रों से मिला है। ब्रह्मगिर जो बता रखा है कर्नाटक में है, आदिचनलूर तमिलनाडु में है। फिर इसमें बताया गया है इनाम गांव। अच्छा, इसमें जो सामाजिक एक ये है कि सामाजिक असमानताएं भी थी। सामाजिक असमानताएं इसलिए पता चलता है कि कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। एक व्यक्ति के कब्र में एक महापाषाण कब्र ऐसी मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी में ऐसी कब्र मिली है, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, यानी वो आम लोग रहे होंगे, और वो बेशक जिसमें सोने के मनके पाए गए हैं वो किसी शासक या सरदार का शव रहा होगा। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ सरदार थे और कुछ अनुयायी वहाँ पे रहे होंगे। कुछ महापाषाण कब्रें सिर्फ खास परिवारों के लिए थीं। कभी कभी जो महापाषाणों में एक या एक से अधिक कंकाल का मिलना जो ये दर्शाता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते ये लाया गया वहाँ पे। और गोलाकार चट्टान या ये जो स्थान थे ये गोलाकार पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। फिर एक इनाम गांव की एक साइट बता रखी है, इनाम गांव के बारे में बता रखा है। जो इनाम गांव है वो आरंभिक गांव है मनुष्य का, जो आरंभिक जो ग्रामीण जीवन शैली थी वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे। तो इनाम गांव का यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम जो गांव है यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोगों का निवास स्थान था, यानी ये आरंभिक जो गांव है। यहाँ पर बताया गया है कि वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कहने का ये मतलब है कि महापाषाण कब्रें हैं। अभी कब्रों के बारे में बताया गया कि लोग किस तरीके से दफनाते थे। तो महापाषाण कब्रों में महापाषाण जैसे पत्थरों शिलाखंडों से उसको सजाया जाता था कब्र, उसी तरीके से जो इनाम गांव है वहाँ गड्ढे में सीधा लिटा दिया जाता था, कोई ताबूत में नहीं रखा जाता था, और जो सिर था वो उत्तर की ओर रखा जाता था। यहाँ पर भी जैसे कि बताया गया मेहरगढ़, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मेहरगढ़ की तरह और महापाषाण कब्रों की तरह ही इनाम गांव की जो कब्रें हैं उसमें भी मृतकों के साथ समान पाया गया है, यानी जीवन के बाद परिकल्पना करी गई है जो मृतक के साथ बाद में जो काम में आ सकती होंगी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें या कोई औजार हैं, वो सब पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है। एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र भी मिली है कि 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया है। शव के पैर मुड़े हुए हैं। बस्ती के बीचों बीच स्थित घर है, अन्य गांव के घरों की अपेक्षा बड़ा है। तो ऐसे मान सकते हैं किसी नायक का घर होगा, किसी सरदार का घर रहा होगा, और उस घर में अनाज के गोदाम भी स्थित हैं। ये जो इनाम गांव है ये इसमें लोगों के क्या काम धंधे थे, किस तरह की फसलें थी, किस तरह का वो भोजन किया करते थे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज ये सब मिले हैं, यानी ये सब फसलें वहाँ होती थी। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं जिन पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग हड्डियों मतलब लोग इन्हें खाते होंगे, मांसाहारी मतलब खाते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग,
खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ मिली हैं। यानी ये सब वहाँ पर उस समय ये पाए जाते थे। कब? 3600 से 2700 साल पहले की जो सभ्यता थी, इनाम गांव की ग्रामीण जीवन शैली, वहाँ पर ये पाए जाते थे। फिर यहाँ पे बताया जाता है जो ये कब्रों में जो हमें कंकाल मिलते हैं, इनका अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये नर है या नारी का है। सबसे पहले तो जो अगर साइज़ छोटी है कंकाल की, उससे पता चल जाता है कि ये जो कंकाल है ये बच्चे का होगा। हालांकि बच्चे का और बच्ची के कंकाल में अंतर करने में कोई पर्टिकुलर कोई पद्धति नहीं है, वो पता नहीं लगाया जा सकता है। फिर है कि जो वयस्क जो कंकाल मिलते हैं उसमें नर और नारी का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो आधुनिक जांच में ये कहा गया है कि जो महिलाओं का जो कटी प्रदेश है, कमर के नीचे वाला हिस्सा, वो बच्चों को जन्म देने के कारण चौड़ा होता है। तो उससे पता लगाया जा सकता है कि ये कंकाल महिलाओं का है और जो नहीं है वो कटी प्रदेश जो कम चौड़ा है वो पुरुषों का है। इससे पहले ये आभूषणों के आधार पर पता लगाते थे कि जहाँ आभूषण मिलते थे उसे महिलाओं का मान लिया जाता था, जहाँ आभूषण नहीं मिलते थे उसे नर कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ये सही नहीं है, इसे हम सही एग्जैक्ट सही नहीं मान सकते, क्योंकि जो आभूषण है उस समय पर पुरुषों द्वारा भी पहने जाते थे और महिलाओं द्वारा भी पहने जाते थे। कानों में कुंडल है, हाथों में कड़े हैं, तो उस आधार पे हम नहीं कह सकते कि भाई ये पुरुष का कंकाल है या नर कंकाल है। इसके बजाय आज वाला जो है कटी प्रदेश के आधार पे कि भाई जो चौड़ा है वो महिला का है और जो नहीं है वो नर का कंकाल हो सकता है, वो ज़्यादा सही है। इसी तरीके से एक चरक संहिता का इसमें उल्लेख किया गया है। जो चरक जो है 2000 साल पहले जो चरक संहिता लिखी गई है, इसमें चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर ये पुस्तक लिखी है। इसमें मनुष्य में हड्डियों की संख्या 360 बताई है चरक संहिता में चरक ने, जबकि वर्तमान शरीर रचना विज्ञान में 206 हड्डियों की संख्या है। तो जो इन्होंने जो 360 हड्डियों की संख्या बताई है, संभवतः इसमें ये मान लिया गया है कि इन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी हड्डियों में जोड़ दिया गया है और फिर इन्होंने 360 बताया है। फिर इसमें यही इनाम गांव की मैंने बता ही दिया किस तरह क्या फसलें होती थी, किस तरह के जानवर मिले हैं। वो लोग फसलों के साथ साथ वो नॉन वेजिटेरियन भी थे। फिर यहाँ पे एक अन्य बताया गया कि चीन में ही एक अन्य सभ्यता थी 3500 साल पहले की। वहाँ पर जो हड्डियों पर लेखन किया गया, यानी लेखन काल का जो पहला उदाहरण 3500 साल पहले अगर कहीं मिला है वो चाइना में मिला है। यहाँ भविष्य करने वाली हड्डियाँ हैं। भविष्य करने वाली हड्डियाँ कैसे? भविष्यवाणी, जैसे इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, गर्मी से हड्डियों में चटक कर दरारें पड़ जाती थी, जिसे देखकर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने का प्रयास करते थे। और यहाँ पे राजा महलों में निवास करते थे। बड़े नक्काशीदार कांसे के बर्तन मिले हैं। हालांकि ये जो 35 साल पहले की जो ये है सभ्यता है चीन की, ये लोहे का प्रयोग करना ये नहीं जानते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोहे का इस्तेमाल करना वो नहीं जानते थे। फिर ये टाइम है वेदों की रचना 3500 साल पहले। जो ऋग्वेद की जो है सबसे पुराना, उसकी स्टार्टिंग 3500 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। महापाषाण जो कब्रें मिली हैं वो उनकी शुरुआत 3000 साल पहले हुई। कहाँ हुई? कश्मीर में हुई और भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में हुई, दक्कन में हुई और दक्षिणी भारत में हुई। इनाम गांव में जो बता रखा है, इनाम गांव जो साइट बता रखी है, वहाँ कृषकों का निवास कब बता रखा है? 3600 से 2700 साल पहले बता रखा है। वहाँ पे भी कब्रें मिली हैं और वहाँ पर भी लोग शवों को दफनाया गया है, जहाँ पे जो मृतक का सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था। फिर चरक संहिता है, चरक वैद्य ने लिखी है 2000 साल पहले